हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 की एनसीईआरटी एक्सरसाइज के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 4 यानी कि जो एनिमल किंगडम है हमने उसे खत्म किया था। आज हम उसके एनसीईआरटी एक्सरसाइज और उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चल, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, देखिए। What are the difficulties then you would face in classification of animals if the common fundamental features are not taken into the account? यानी कि आप एनिमल्स का क्लासिफिकेशन जो है उसमें किस तरह की डिफिकल्टी फील करेंगे अगर आपको कॉमन फीचर्स नहीं लेने दिए जाएं तो। अब आप सब लोगों को पता है कि जो एनिमल क्लासिफिकेशन है, इवन किसी भी तरह का क्लासिफिकेशन है, उनमें हम एक ही तरह के कैरेक्टर्स को देखते हैं और जो कॉमन कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें ही हम एक ग्रुप में रखते हैं, करेक्ट। लेकिन अगर कॉमन कैरेक्टर देखे ही ना जाए, लिए ही ना जाए, तो क्या होगा? तो हम अच्छे से एनिमल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे और उनका क्लासिफिकेशन भी अच्छे तौर से नहीं कर पाएंगे। ये हमें समझ आता है, ठीक है ना। तो अब इसका आंसर देख लेते हैं कैसा है। फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स आर बेसिकली यूज्ड टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन animals, while specific characters are show us how animals despite having a similar fundamental characters different from each other। क्या कह रहे हैं, देखो, एक ही तरह के जो फंडामेंटल कैरेक्टर होते हैं वो हमें ये पता लगाने में हेल्प करते हैं कि एक एनिमल किसी दूसरे एनिमल के साथ में कैसा रिलेशनशिप दिखाता है। और वहीं कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब कि जो सिर्फ उसी स्पीशीज के मेंबर्स में मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते। वो ये पता लगाने में हेल्प करते हैं कि वो एक एनिमल दूसरे एनिमल से डिफरेंट कैसे है। मतलब दो अलग अलग एनिमल्स हैं तो उनमें कुछ कैरेक्टर तो सिमिलर होंगे और कुछ कैरेक्टर डिफरेंट होंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, ऑल एनिमल्स लैक सेल वॉल एंड आर हेटेरोट्रॉप्स। मतलब कॉमन फीचर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो सारे एनिमल्स के पास में सेल वॉल एब्सेंट होती है और सारे हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, मतलब अपना फूड जो है उसके लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, या प्लांट्स पे या एनिमल्स पे। These are the fundamental characteristics that put all animals together into the kingdom Animalia। और इन्हीं दो कॉमन फीचर्स के कारण क्या है, सारे मैंने एनिमल्स को क्या किया जाता है, एनिमेलिया किंगडम के अंदर रखा जाता है। However, the presence of the mammary glands is the specific characteristic that differentiates mammals from other vertebrates and animals। अब यहां क्या है, अब यहां अगर मैं बात करूं, मेमोरी ग्लैंड्स जो है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक है, मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक है, वो सारे एनिमल्स का नहीं है। तो देखो, सेल वॉल एब्सेंट होना, ठीक है ना, हेटेरोट्रॉप्स होना, वो तो सारे एनिमल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक है, इसलिए इसको एनिमेलिया में रख दिया गया सारे एनिमल्स को। लेकिन उनमें से भी कुछ एक ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स हैं। अब मेमोरी ग्लैंड्स जो है वो तो मैमल्स का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है, तो उसके लिए एक अलग से ग्रुप बनाना पड़ेगा जिसको हमने मेमेलिया कहा था, है ना। तो ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है जो सिर्फ मैमल्स में मिलेगा, मेमोरी ग्लैंड्स। If common fundamental features are not taken into the account, अगर common fundamental features अगर हमें नहीं लेने दिए जाए तो क्या होगा, देखो, the interrelationship among the different animals will not be traceable। तो अलग अलग तरह के जो एनिमल्स होते हैं उनके बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है उसको हम ट्रेस नहीं कर पाएंगे। A picture of all animals at a glance will not be projected। अब अलग अलग तरह के जो एनिमल्स हैं उसकी अगर हमें पिक्चर दिखाई जाए तो हमें अब कॉमन फीचर्स ही नहीं पता, तो हम इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप नहीं बता पाएंगे, हम ट्रेस नहीं कर पाएंगे कि हम इनको कैसे एक दूसरे से अलग करें या कैसे इनको एक साथ रखें, है ना। We won't be able to get clear picture of the how evolution occurred। हमें यह भी पता नहीं चलेगा कि एवोल्यूशन कैसे हुआ है। आपको पता है कोई एक एनिमल जो है उसी से आगे चल करके एक नई स्पीशीज बनती है, तो उसका कोई ना कोई एंसेस्टर होगा। मतलब मान लो कोई स्पीशीज ए है, वो उसके कुछ मेंबर्स आगे चल करके स्पीशीज बी में कन्वर्ट होते हैं। तो अब बी कहां से आई, तो हम बोलेंगे ए से आई, ए इवॉल्व होकर के बी में कन्वर्ट हुई होगी। तो अगर हमें इन दोनों के कॉमन फीचर्स ही नहीं पता होंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि बी कहां से आया होगा, ठीक है ना। कि बी ए से आया होगा हमने कब देखा, जब हमने कॉमन फीचर्स देखे तभी तो हमें पता चला होगा कि बी ए से इवॉल्व हुआ होगा। तो बिना कॉमन फीचर्स के हम ये भी नहीं देख पाएंगे कि उनका ओरिजिनेशन कहां से हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। इफ यू आर गिवन अ स्पेसिमेन, व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू वुड फॉलो टू क्लासिफाई इट। अगर आपको कोई स्पेसिमेन दिया जाए, कोई मान लो कोई नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ है, उस ऑर्गेनिज्म को आपको क्लासिफाई करने के लिए कहा जाए कि बताओ इसको किस ग्रुप में रखेंगे, तो आप कौन कौन से बेसिस लेंगे उसके क्लासिफिकेशन के लिए, आपको क्वेश्चन ये पूछा गया है।
तो देखो द स्टेप्स टू क्लासिफाई द स्पेसिमेन आर गिवन बिलो। सबसे पहले क्लासिफाई द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल देखेंगे कि वो टिश्यू लेवल है, सेल्यूलर लेवल है, ऑर्गन लेवल है या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। क्लासिफाई द अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स इन द सेल्यूलर एंड द टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, उसके बाद सिमेट्री। सिमेट्री आपको पता है क्या होता है? सिमेट्री जो हम इसको लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काटते हैं किसी एनिमल का, और वो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन का जो प्लेन है वो कहां से होकर जाना चाहिए? सेंटर ऑफ एक्सिस से होकर जाना चाहिए। सिमेट्री क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू द रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री हो सकता है। क्लासिफाई डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है कि एम्ब्रियोनल लेयर जो होती है वो या तो 2 हो सकती है या 3 हो सकती है, एक्टो, मीजो और एंडोडर्म, और या फिर हो सकती है एक्टोडर्म और एंडोडर्म। तो किस बेस पर है? डिप्लोब्लास्टिक है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है? प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी की इसके अंदर है या नहीं है? टाइप ऑफ सिलोम डेवलपमेंट। सिलोम जो कैविटी है उसका डेवलपमेंट कैसे हो? क्लासिफाई सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन कैसा है? आउटर सेगमेंटेशन है, इनर सेगमेंटेशन है, स्यूडो सेगमेंटेशन है, सेगमेंटेशन है ही नहीं, ठीक है ना। डिफरेंशिएट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि अगर उसमें नोटोकॉर्ड है तो वो किस में आएगा? कॉर्डेट में। अगर नोटोकॉर्ड नहीं है तो वो नॉन कॉर्डेट में जाएगा। ये कुछ कॉमन चीजें हो सकती है, कॉमन स्टेप्स हो सकते हैं जिसको यूज करके हम किसी भी एनिमल का या स्पेसिमेन का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। हाउ द यूजफुल इज द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ बॉडी कैविटी एंड सिलोम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। क्या कह रहा है ये? बॉडी कैविटी और सिलोम जो है उनका क्या यूज है किसी एनिमल की क्लासिफिकेशन की स्टडी के अंदर? The fluid filled body cavity is derived from lined by mesoderm is called as a coelom। यानी ऐसी कैविटी जो फ्लूइड से भरी हुई होती है और वो मीजोडर्म से लाइंड होती है, मतलब इसके चारों तरफ मीजोडर्म मिलती है, उससे हम क्या बोलते हैं? बॉडी कैविटी या सीलोम बोलते हैं। The study of the nature of the body cavity and coelom is useful because it plays a prominent role in the classification of animals। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एनिमल्स के क्लासिफिकेशन के अंदर। The animals bearing the coelom are called coelomates। करेक्ट। coelom कैविटी जिसके अंदर होगी उसने हम coelomates एनिमल्स बोलेंगे। While those lacking a coelom are called acoelomates। और जिनके पास coelom कैविटी नहीं होगी उन्हें हम क्या बोलेंगे? acoelomates कहेंगे। The different type of coelom is also found in animals that are derived from the blastocele or the blastula and it is called pseudocoelom। क्या लिखा है? Different type of coelom is also found in animals that is derived from the blastocele of blastula। blastula क्या है? एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट की एक स्टेज होती है जिसे हम blastula बोलते हैं, ठीक है। यहां blastula स्टेज के अंदर क्या होता है? कुछ जगहों पर जो कैविटी होती है, यहां देखो, या ये एक्टोडर्म है या एंडोडर्म है, यहां बीच बीच में जो मीजोडर्म है ये ऐसे पैचेस के फॉर्म में लगी हुई रहती है यू। तो बीच बीच में खाली स्पेस तो है ही और बीच बीच में पैचेस भी लगे हुए हैं, तो पता नहीं चलता कि भैया बॉडी कैविटी है कि नहीं है, तो इसे बोलते हैं स्यूडोसिलोमेट एनिमल्स, है ना। ये हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के अंदर इसके बारे में अच्छे से पढ़ा था। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें ये पता लगाने में हेल्प करते हैं कि एनिमल्स किस तरह से डेवलप हुआ है। द सीलोम इज नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म। सीलोम जो है इनके अंदर मीजोडर्म से लाइंड नहीं होती। सीलोमेट एनिमल्स इंक्लूड एनालिड्स। सीलोमेट्स एनिमल्स कौन है? जिनमें सीलोमेट कैविटी या सीलोम कैविटी मिलेगी। एनालिड्स, मॉलस्क, आर्थ्रोपोड्स, एकाइनोडर्म्स एंड हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। एस्केहेलमिंथीज आर स्यूडोसिलोमेट्स, ये हमें पता है। एसिलोमेट्स आर पॉरीफेरंस, नाइडेरियंस, टीनोफोर्स एंड द प्लेटीहेलमिंथीज। ये सारे के सारे कैसे होते हैं? एसिलोमेट्स एनिमल्स होते हैं, ठीक है। ओके, तो यहां ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 3। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरसेल्युलर एंड इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। इंटरसेल्युलर और इंट्रासेल्युलर डाइजेशन जो है आप उसको डिफाइन कीजिए और इन दोनों में क्या फर्क है ये बताइए। तो देखो, इंटरसेल्युलर डाइजेशन क्या होता है? सेल के अंदर किसी फूड मटेरियल का डाइजेशन होता है, इट इज इंटरसेल्युलर डाइजेशन। और एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब सेल अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स अपनी सेल से बाहर निकालती है, सेल के बाहर किसी फूड का डाइजेशन होता है और उसके बाद जो डाइजेस्टेड सिंपलर फूड है उसे सेल एब्सॉर्ब करती है, उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन। द प्रेजेंस ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल। बिल्कुल सही है। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन में क्या होता है? जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो सेल के अंदर होती है।
एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस आउटसाइड द सेल्स इन द एलिमेंट्री कैनाल। सेल के बाहर डाइजेशन होगा, और सेल के बाहर डाइजेशन कहां होगा? एलिमेंट्री कैनाल में होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, सुनो सुनो, हमारे अंदर एलिमेंट्री कैनाल मिलती है। जैसे मान लो यहां ये स्टमक है, स्टमक के अंदर क्या है? यहां सेल्स हैं, ठीक है, यहां सेल्स हैं। अब जब यहां फूड आएगा, जब इस जगह पर फूड आएगा तो ये सेल्स क्या करेंगी? अपने कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकालेंगी और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स यहां बाहर की तरफ डाल देंगी। फिर जब यहां फूड डाइजेस्ट हो जाएगा तो उस डाइजेस्टेड फूड को ये सेल्स एब्जॉर्ब करेंगे। तो बोला सेल के अंदर थोड़ी ना हुआ है डाइजेशन, तो सेल के बाहर हुआ है ना, दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ओनली अ फ्यू एंजाइम्स आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन, ठीक है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन के अंदर ज्यादा कुछ खास एंजाइम्स यूज नहीं होते, बहुत थोड़े से एंजाइम यूज होते हैं, ठीक है। अ नंबर ऑफ एंजाइम्स आर इन्वॉल्व्ड इन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के अंदर क्या होता है? बहुत सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो यूज में आते हैं, ओके। द प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन आर डिफ्यूज्ड इनटू द साइटोप्लाज्म। अब सेल के अंदर इस डाइजेशन की प्रोसेस चल रही है, तो डाइजेस्ट होने के बाद जो साइटोप्लाज्म है सेल का, वहीं पर फूड क्या हो जाएगा? डिफ्यूज हो जाएगा। While the extracellular digestion, the products of digestion across the intestinal wall into the body parts। अब क्या होता है? यहां इंटेस्टाइन में फूड एब्जॉर्ब हो गया, जैसे स्टमक में फूड डाइजेस्ट हुआ, कुछ पार्ट स्टमक में एब्जॉर्ब हुआ और कुछ या मोस्ट ऑफ द मैं बोलूं स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है हमारा फूड। फिर वो जाता है कहां? ब्लड में, और ब्लड उसे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाता है। मोस्टली सीन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो लोअर एनिमल्स होते हैं या फिर यूनिसेलुलर एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन देखा जाता है। वहीं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की बात करें तो मोस्टली सीन इन मल्टीसेलुलर और कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, ठीक है। तो यहां ये हमने फर्क देखा, डिफरेंस देखा इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के अंदर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। What is the difference between direct and indirect development? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या फर्क है उसके बारे में देखो। आपने देखा होगा कई जगहों पर एनिमल किंगडम में लिखा हुआ है डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, है ना। तो इसका मतलब क्या है? सुनो, जब कोई एडल्ट ऑर्गेनिज्म जो है या एनिमल जो है वो अपने अंडे देता है, तो उन अंडों से क्या होता है? सीधे ही जो बच्चा निकलता है वो एडल्ट के जैसे नहीं दिखता, उनके बीच में कई सारे इंटरमीडिएट स्टेजेस आती हैं जिनको हम बोलते हैं लार्वल स्टेजेस। और वो लार्वल स्टेजेस एक लार्वा से दूसरे लार्वा में, दूसरे से तीसरे में, एंड देन वो कन्वर्ट होते हैं एडल्ट के अंदर। तो कई सारे स्टेजेस गुजरने के बाद वो एडल्ट के जैसे दिखते हैं। तो ये जो डेवलपमेंट होता है इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मतलब बीच में कहीं ना कहीं लार्वल स्टेज भी मिल रही है। और डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि या तो सीधे ही अंडे से एडल्ट के जैसा ही एक ऑर्गेनिज्म निकलेगा, और या फिर डायरेक्टली कोई एक फीमेल जो है वो अपने बच्चे को जब जन्म दे रही है तो वो भी एडल्ट के जैसा ही दिखेगा, उसमें बीच में लार्वल स्टेज एब्सेंट होगी, तो वो हो गया डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो देखो द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट एज फॉलोज। क्या है? नंबर फर्स्ट इज डायरेक्ट डेवलपमेंट, सेकंड इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। In this type of development, an embryo develop into the young one without any intermediate larval stages. डायरेक्ट में क्या होता है? बिल्कुल कोई इंटरमीडिएट लार्वल स्टेजेस नहीं मिलेगी और डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म जो है एडल्ट के जैसे दिखेगा। In this type of development, an embryo develop into the young one with some intermediate larval stages. ये हो गया इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? What are the peculiar features that you find in a parasitic platyhelminthes? Platyhelminthes आपको पता है फ्लैटवर्म्स होते हैं, उनमें कुछ ऐसे अजीब से क्या कैरेक्टर्स मिलते हैं जो उन्हें पैरासाइटिक बनाता है, यानी कि किसी की बॉडी के अंदर रह करके उन्हें पैरासाइट बनाने के लिए कौन कौन से उन्होंने अजीब से कैरेक्टर्स जो है वो डेवलप किए हैं, आप उनके बारे में बताइए, ठीक है। प्लेटीहेल्मिंथीज आर मोस्टली पैरासाइट, क्योंकि प्लेटीहेल्मिंथीज आपको पता है मोस्टली एंडोपैरासाइट्स होते हैं, वो बॉडी के अंदर रहते हैं। The peculiar features of platyhelminthes are follows. The body of platyhelminthes is covered by a thick body covering, a tegument, that protects the animal from the action of the digestive enzymes of the host. अब यहाँ क्या है? वो एंडोपैरासाइट होते हैं, वो इंटेस्टाइन्स के अंदर पैरासाइट होते हैं। तो आपको पता है इंटेस्टाइन में तो कई सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिलेंगे, क्या वो उन्हें डाइजेस्ट नहीं कर देंगे? इसीलिए प्लेटीहेल्मिंथीज के ऊपर एक थिक कवरिंग मिलती है जो कि उन्हें डाइजेस्टिव एंजाइम से प्रोटेक्ट करती है। नंबर सेकंड, द बॉडी ऑफ प्लेटीहेल्मिंथीज इज डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेड।
बॉडी कैसी होती है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेड होती है। डॉर्सो का मतलब होता है उनका जो पीठ वाला हिस्सा होता है वो, वेंट्रली का मतलब होता है उनका जो पेट वाला हिस्सा होता है वो, दोनों तरफ से वो एकदम फ्लैट होता है, इसीलिए तो वो टेप या रिबन के जैसे दिखते हैं। Platyhelminthes possess adhesive structures such as the suckers and the hookers that are helpful in driving nutrition from the host body. अब क्या होता है, इनके पास सकर्स और हुक होते हैं। सकर्स क्या होते हैं, जो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर चिपकने में हेल्प करते हैं, और हुक जो होते हैं वो अटक जाते हैं एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। और ये चीज खास बात ध्यान रखना, ये अटक जाते हैं या चिपक जाते हैं, ये बॉडी से खाना लेने में हेल्प नहीं करते, ये सिर्फ अटकने में हेल्प करते हैं ताकि वो एनिमल जो है वो बॉडी के अंदर चिपका हुआ रहे, वो बाहर नहीं निकले, ठीक है ना। लेकिन फूड जो एब्जॉर्ब करते हैं ये तो अपनी बॉडी सरफेस से ही फूड एब्जॉर्ब करते हैं डायरेक्टली। लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट, इनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होते। अरे सीधी सी बात है, उनको चाहिए क्यों है, उनको चलना है ही नहीं, उनको तो एक जगह चिपके हुए रहना है ना। The reproductive system is well developed, इनका reproductive system well developed होता है। Mostly they are hermaphrodites, hermaphrodites का मतलब क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों ही एक में ही होते हैं, एक ही एनिमल में होते हैं, अलग अलग नहीं होते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है व्हाट आर द रीजंस दैट यू थिंक ऑफ फॉर द आर्थ्रोपोड्स आर कंस्टिट्यूट द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम। आपको पता है एनिमल किंगडम के अंदर जो सबसे बड़ा फाइलम है वो आर्थ्रोपोड्स का है, और उसी के अंदर सबसे ज्यादा एनिमल्स आते हैं ना, लगभग 70% से भी ज्यादा एनिमल्स जो हैं वो आर्थ्रोपोड्स के अंदर क्लासिफाई किए गए हैं। तो इतना ज्यादा बड़ा फाइलम या इतने सारे एनिमल्स होने का मतलब क्या है, मतलब मोस्टली ये है कि सर अर्थ के ऊपर जितने भी एनिमल्स हैं उनके अंदर मोस्टली क्या है, आर्थ्रोपोड्स हैं, यानी इंसेक्ट्स हैं। तो ऐसा क्यों, वही सबसे ज्यादा डेवलप क्यों हुए, क्या खास बात है उनके अंदर, तो उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। The reasons for the arthropods being to the largest group of animals as follows. The presence of a rigid cuticle for the protection of the body. इनकी बॉडी के ऊपर क्या होता है, क्यूटिकल की लेयर मिलती है जो उनको प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि इनके अंदर एंडोस्केलेटन तो होता नहीं है। तो आउटर फॉर्म में ये क्या करते हैं, अपने ऊपर एक हार्ड कवरिंग बनाते हैं, दैट इज मेड अप फ्रॉम क्यूटिकल। That also helps in tolerating the diverse terrestrial conditions. Diverse terrestrial condition का मतलब होता है, मान लो कहीं ड्राइनेस है, सूखा पड़ा है, तो वो क्यूटिकल क्या होगी, इनकी बॉडी में से मॉइस्चर को बाहर नहीं निकलने देगी, तो इनकी बॉडी में मॉइस्चर मेंटेन रहेगा। प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेटेड मसल्स टू द क्विक मूवमेंट्स, इनकी बॉडी के अंदर मूवमेंट्स कितना फास्ट होता है, आपने देखा वो कॉकरोच कितना तेज चलता है, चींटियां कितनी तेज चलती है, किस कारण से, क्योंकि इनके पास स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं। ट्रेकियल रेस्पिरेशन फॉर द डायरेक्ट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन इंसेक्ट्स। अब मान लो इंसेक्ट्स जो है उनके पास ट्रेकियल सिस्टम होता है। ट्रेकियल सिस्टम क्या होता है, छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं जो बॉडी के बाहर की तरफ खुलती हैं, और यहीं से डायरेक्टली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एक्सचेंज होती है। इनके पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन जैसे नहीं होते, ठीक है ना। मोस्टली एनिमल्स के पास जो है वो, मोस्टली इंसेक्ट्स के पास क्या होता है, जैसे ट्रेकियल सिस्टम होता है। हालांकि दूसरी चीजें भी होती है, जैसे बुकलंग्स हैं, बुकलंग्स हो गए, गिल्स हो गए, ये तो होते हैं, लेकिन बहुत कम एनिमल्स के पास ऐसा होता है। मोस्टली के पास क्या होता है, ट्रेकियल सिस्टम है। The presence of jointed appendages for the performing a diverse function. इनके पास कई सारे joint appendages होते हैं, जैसे कि उनके जो appendages में पांव आ जाते हैं, ठीक है ना, वो 3 पेयर्स में होते हैं। इसके अलावा एंटीनाज होते हैं, इसके अलावा उनके जो माउथ होते हैं वो भी अलग अलग छोटे छोटे पार्ट से जॉइंट होकर के बने होते हैं, जो अलग अलग फंक्शंस पे परफॉर्म करते हैं। एंटीना के अलग फंक्शन होते हैं, पांव के अलग फंक्शन होते हैं, माउथ जो है वो खाने, चबाने, चीरने, अलग अलग तरह के काम करने में हेल्प करता है। कई सारे ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जिनका जो माउथ होता है वो चर्निंग यानी पीसने के लिए होता है। कई सारे ऐसे होते हैं जिनका माउथ जो होता है वो सकिंग यानी कि ट्यूब के जैसे होता है, जो फ्लावर सैप को सक करते हैं। तो कई सारे अलग अलग तरह के होते हैं। इनके इतने सारे मॉडिफिकेशन के कारण क्या होता है, ये हर जगह पर सर्वाइव करने में केपेबल हो सकते हैं। वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम एंड द सेंस ऑर्गन्स। इसका नर्वस सिस्टम भी अच्छा खासा डेवलप होता है और सेंस ऑर्गन्स भी बहुत अच्छे होते हैं इनके, ठीक है ना। आपको पता है इनके पास कंपाउंड आइज मिलती है, एंटीनाज मिलते हैं, इसके अलावा स्टेटोसिस्ट मिलती है, कई सारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं। The presence of pheromones for the communication. Pheromones communication भी होता है इनके अंदर। देखो क्या होता है, pheromones कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बॉडी की स्किन से बाहर निकलते हैं, वॉलेटाइल होते हैं, मतलब आसपास के एनवायरनमेंट में क्या होता है, फैल जाते हैं और सिर्फ उसी स्पीशीज के मेंबर्स को एक पर्टिकुलर मैसेज देते हैं। इन फेरोमोन की जो स्मेल होती है, उस स्मेल सिर्फ उसी स्पीशीज के मेंबर फील कर पाते हैं और वो स्पेशल मैसेज समझ जाते हैं। जैसे कहीं खाना मिला तो एक चींटी को खाना मिला तो एक चींटी फेरोमोन छोड़ेगी, उसके आसपास जितनी भी चींटियां होंगी जो वो स्मेल को डिटेक्ट करेंगी, अरे वाह ये फेरोमोन आया है, मतलब कहीं आसपास खाना है, ढूंढो किधर से आ रहा है वो।
फिनेमोन कम्युनिकेशन के कारण भी क्या हो सकते हैं, बहुत एडवांस लेवल पर इनके अंदर डेवलपमेंट देखा जा सकता है। और इसी रीजन से आर्थ्रोपोड्स आज बहुत ज्यादा है अर्थ के ऊपर। ठीक है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि वाटर वैस्कुलर सिस्टम जो है वो किस ग्रुप का एक कैरेक्टरिस्टिक है। फर्स्ट नंबर दे रखा है अपोरिफेरा, सेकंड इज टीनोफोरा, थर्ड इकाइनोडर्मेटा एंड डी कॉर्डेटा। अब आपको पता है वाटर वैस्कुलर सिस्टम है, एक वाटर कैनाल सिस्टम होता है जो कि पोरिफेरा यानी स्पॉन्जेस के अंदर मिलता है। वाटर वैस्कुलर सिस्टम जो है वो इकाइनोडर्मेटा का कैरेक्टरिस्टिक है। The water vascular system is the characteristic feature of echinoderms and helps in locomotion, respiration, and the capture of food. A perforated panel of them, known as mandriporite, allows the water to the percolate in their systems. अब यहां देखो क्या होता है, इस जगह पर यहां छोटे बल्ब की जैसी स्ट्रक्चर होती है और काफी सारी होती है ना, काफी सारी स्ट्रक्चर्स होती हैं। यहां क्या होता है, वाटर अंदर जाता है और फिर जब ये प्रेशर से उस पानी को बाहर निकालता है तो साथ में CO2 निकल जाती है, साथ में और क्या निकलता है, साथ में वेस्ट मटेरियल निकल जाता है, और क्या निकलता है साथ में और अमोनिया या जो भी वेस्ट मटेरियल इनका होगा वो सारे के सारे बाहर निकाल दिए जाते हैं। इसी के साथ ये चलते भी हैं, ठीक है ना। प्रेशर से जब पानी बाहर जाता है तो इनकी जो आर्म्स होती है वो ऊपर की तरफ मूव करती है। तो ये सारी कुछ चीजें होती है जो कि इकाइनोडर्म्स के मेंबर्स के अंदर देखी जाती है। तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम जो है वो इकाइनोडर्म्स का कैरेक्टरिस्टिक है। नंबर 9 क्वेश्चन देखिए, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है ये, एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। देखो वर्टिब्रेट्स क्या होता है, जिसमें नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाती है, ये हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन आपको पता है कि जो कॉर्डेट्स होते हैं उनके अंदर कई सारे और भी सब फाइलम्स आते हैं, जैसे यूरोकॉर्डेटा जिसको ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं, दूसरा सिफेलोकॉर्डेटा, ये सब भी आते हैं। तो फाइलम कॉर्डेटा इंक्लूड्स एनिमल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। ओके, द फाइलम इंक्लूड्स द सबफाइला यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। करेक्ट। In vertebrates, the notochord is replaced by the vertebral column. Vertebrates में हमें पता है notochord replace हो जाती है vertebral column से। In eurochordates and cephalochordates, our vertebral column is absent. Eurochordate and cephalochordate, that is the vertebral column absent. ठीक है, सही है, वो notochord दिमाग में रह गया था। Eurochordates and cephalochordates इसमें vertebral column नहीं होती, इनमें notochord होता है। कहाँ? Eurochordates में तो लार्वा की टेल में मिलता है और cephalochordates में कहाँ मिलता है? Throughout the life head to tail completely। ठीक है। अब इन दोनों में क्या है, ये तीन है, यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट और वर्टिब्रेट्स। ये तीनों जो है ये कैसे हैं, ये कॉर्डेट्स हैं। लेकिन इन कॉर्डेट्स में भी तीसरा जो वर्टिब्रेटा है उसमें वर्टिब्रल कॉलम मिलेगी। तो जो कॉर्डेट्स हैं उसमें ये तीनों आते हैं, उसमें यूरोकॉर्डेट भी आता है, सिफेलोकॉर्डेट भी आता है और वर्टिब्रेट्स भी आते हैं। लेकिन सारे के सारे वर्टिब्रेट्स जो हैं वो किस में आएंगे, कॉर्डेट्स में भी आएंगे। ठीक है, लेकिन यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा वर्टिब्रेट्स नहीं है। तो देखो ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, इसमें जितने भी मेंबर्स है क्या वो सारे कॉर्डेटा ग्रुप में आएंगे? ठीक है, बिल्कुल सही है। बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, लेकिन ये दोनों कॉर्डेट्स तो हैं लेकिन इनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, तो इसीलिए यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा वर्टिब्रेट्स में नहीं आएंगे। इसलिए हम ये कह सकते हैं देन thus all vertebrates are chordates, यानी वर्टिब्रेट्स वाले जो होंगे वो कॉर्डेटा में आएंगे, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स एज दे कैन बी यूरोकॉर्डेट्स एंड सिफेलोकॉर्डेट्स एज वेल। ये दोनों ही वर्टिब्रेट्स में नहीं आएंगे क्योंकि इसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके बाद देखिए हाउ इंपॉर्टेंट इज द प्रेजेंस ऑफ एयर ब्लैडर इन पीसीज। पीसीज मछलियां, इनके मेंबर्स के अंदर एयर ब्लैडर्स मिलते हैं। एक होता है एयर सैक, एयर सैक कहां मिलते हैं, एयर सैक्स मिलते हैं बर्ड्स के अंदर, और एयर ब्लैडर मिलेंगे तो पीसीज के अंदर मिलेंगे। द एयर ब्लैडर इज फाउंड टू बी प्रेजेंट इन द मेंबर्स ऑफ द क्लास ऑस्ट्रिकथीज व्हाइल द एब्सेंट इन कॉन्ड्रिकथीज। ऑस्ट्रिकथीज जिसके अंदर क्या होता है, बोनी एंडोस्केलेटन होता है। ऑस्ट्रिकथीज में क्या होता है, एंडोस्केलेटन जो बना हुआ है वो किसका बना होता है, कार्टिलेजेस का बना होता है। द मेन फंक्शन ऑफ द एयर ब्लैडर इज रेगुलेट बायंसी एंड हेल्प द फिश फ्लोट इन द वाटर। क्या होता है, बायोंसी में हेल्प करते हैं, तैरने में हेल्प करते हैं। कौन, एयर ब्लैडर, किसको, मछलियों को।
दैट ऑल्सो प्रिवेंट्स देम फ्रॉम सिंकिंग टू द वाटर, और वो पानी में वो उन्हें डूबने से भी बचाते हैं। क्यों झूठ बोल रहे हो सर, ये मछलियां हैं, पानी में कैसे डूब सकती है? सुनो, जैसे जैसे पानी का लेवल नीचे की तरफ बढ़ेगा, मतलब अगर देखा जाए तो जैसे हम डीप में जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, पानी का प्रेशर बढ़ता है। इतना प्रेशर मछलियां सहन नहीं कर पाती हैं, तो इसीलिए उनको सरफेस से थोड़ा ऊपर रहना पड़ता है, मतलब पानी का जो तल है ना, तला जो होता है उससे थोड़ा ऊपर रहना पड़ता है, क्योंकि नीचे का प्रेशर वो सहन नहीं कर पाती है, तो उनको तैरना पड़ेगा। अब तैरने के लिए बायंसी चाहिए, बायंसी के लिए एयर ब्लैडर हेल्प करते हैं। ठीक है, the sinking into the water, since the contact thieves do not have any bladder, so they have swim continuously to avoid sinking, तो उनको नीचे जाने से बचने के लिए कंटिन्यूसली तैरना पड़ता है, एक्टिव मूवमेंट करके उन्हें ऊपर रहना पड़ता है, वो नीचे तली तक नहीं जा सकते। अगर तली तक गए तो वो डूब जाएंगे, मतलब उतने प्रेशर के कारण वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएंगे और वो मर जाएंगे। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 11, What are the modifications that are observed in birds that help them fly? यानी कुछ ऐसे modifications के बारे में बताइए जो birds के अंदर मिलते हैं और वो उन्हें उड़ने में help करते हैं। ठीक है, बताते हैं। Modifications in birds to help them fly as follows. The bones of birds are pneumatic bones. Pneumatic bones क्या होता है पता है? खोखली होती है हड्डियां। They contains air cavities. उस cavity को air cavity बोलते हैं। Making the bones light, जिसके कारण bones obviously हल्की हो जाएंगी, खोखली होंगी तो। This feature helps the bird fly. The bodies of birds are streamlined, यानी आगे से सब तीखी बॉडी होती है इनकी, ठीक है ना, ठीक है। Then offering the least resistance while the flying, तो तैरते समय मतलब सॉरी उड़ते समय ताकि उनको रेजिस्टेंस कम से कम मिले, इसलिए उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है। The flight muscles are well developed. फ्लाइट मसल्स जो उड़ने में हेल्प करेंगे वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड होती हैं। The four limbs of the birds are modified into the wings to allow flying. उनके जो फोर लिम्स होते हैं वो उड़ने के लिए मॉडिफाई हो जाते हैं, उनके पास बड़े बड़े पंख आ जाते हैं जो कि उड़ने में हेल्प करते हैं। देन हाइंड लिम्स आर यूज्ड फॉर द वॉकिंग, स्ट्रेचिंग एक्सेट्रा। ये जो हाइंड लिम्स होते हैं, जो पांव होते हैं, वो चलने बैठने इन सब में हेल्प करते हैं। एडिशनल एयर सैक्स, देखो आ गया ना एयर सैक, आर प्रेजेंट इन द सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। एयर सैक्स क्या होता है, जो हमारे हमारे अंदर भी लंग्स ही होते हैं, इनके अंदर लंग्स के पास में एक एडिशनल चैम्बर होता है जिसके पास में एक्स्ट्रा एयर भरी होती है, जो दो काम करती है। एक तो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है और दूसरा उनको एक्स्ट्रा हल्का बनाती है ताकि वो आसानी से उड़ सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। Could the number of eggs or young ones produced by the oviparous and the viviparous mother be equal? Why? क्यों ये बोलते हैं कि जो ओविपेरस यानी जो अंडे देते हैं उनके नंबर्स और जो बच्चे पैदा करते हैं विविपेरस एनिमल्स जो होते हैं उनके नंबर एक जैसे क्यों नहीं होते? यानी अंडे ज्यादा दिए जाते हैं और बच्चे कम पैदा किए जाते हैं कंपैरेटिवली, ऐसा क्यों है? सुन ये बोलता है क्या ये, पहले एक बात बताओ, क्या ये सेम होते हैं, हाँ या ना? पर नहीं, आपको पता है नो, द नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस्ड इन ओविपेरस एनिमल्स एंड द नंबर ऑफ यंग वंस ऑफ द विविपेरस एनिमल्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, it is because the oviparous animals lay eggs outside the female's body in water, land, etc. अंडे जमीन पर दिए जाते हैं, पानी में दिए जा सकते हैं। So these eggs do not get the conditions that are necessary for the development and the hatching of the eggs. लेकिन कई बार eggs जो होते हैं उनके पास वो conditions नहीं मिल पाती जो कि उनके development के लिए जरूरी होती है, या hatching का मतलब होता है अंडों का फूटना, उसके लिए जरूरी कंडीशंस कई बार उनको नहीं मिल पाती, ऐसी जगह पर अंडे दे दिए जाते हैं तो वो उन सारे अंडों से बच्चे डेवलप भी नहीं होते। Thus, due to the lack of parental care, out of the total eggs produced, in the chances of survival are very low. क्योंकि इनके पास पेरेंटल केयर तो होती नहीं है, पेरेंटल केयर नहीं होगी तो क्या होंगे, उन अंडों के आगे चल के सर्वाइव करने के चांसेस भी बहुत कम होंगे। तो इसी चीज को कंपनसेट करने के लिए वो बहुत सारे अंडे देते हैं ताकि अगर कुछ एक खत्म हो जाए या कोई पैरासाइट आकर के, पैरासाइट क्या, कोई शिकारी जो है, ठीक है ना, इनको आकर के खा जाए तो कुछ अंडे अगर बच गए अनफॉर्चुनेटली तो वो तो आगे सर्वाइव कर जाए। ठीक है, On the other hand, the embryos of viviparous animals are inside the body of female. विविपेरस एनिमल्स जो होते हैं उनमें एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट कहां होता है, फीमेल की बॉडी के अंदर ही होता है। एंड दे गेट प्रॉपर नरिशमेंट एंड द कंडीशंस नेसेसरी फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो उनके पास प्रॉपर कंडीशंस मिलती है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। इवन आफ्टर दे आर बोर्न दे आर प्रोवाइडेड विद पेरेंटल केयर। इवन जन्म होने के बाद भी उनके पास पेरेंटल केयर मिलती है, यानी मदर और फादर जो होते हैं वो उन्हें
प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है ना, केयर करते हैं उनकी। सो द चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर हाई, देन ओनली फ्यू यंग वंस कुड बी सपोर्टेड। अब आपको पता है, अब यहां पर पेरेंटल केयर होगी तो अगर बहुत सारे बच्चे होंगे तो उनकी पेरेंटल केयर करना कितना डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए वो थोड़े कम बच्चे पैदा करते हैं ताकि उनकी पेरेंटल केयर अच्छे से हो पाए, इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, द सेगमेंटेशन इनटू द बॉडी फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। सेगमेंटेशन सबसे पहले किसमें दिखा था? प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनालिडा और आर्थ्रोपोडा। तो सेगमेंटेशन सबसे पहले दिखा था एनालिडा के अंदर। हालांकि प्लेटीहेल्मिन्थीज में भी सेगमेंटेशन थोड़ा देखा था, लेकिन वो स्यूडो सेगमेंटेशन था, ठीक है ना, ट्रू सेगमेंटेशन नहीं था। ट्रू सेगमेंटेशन सबसे पहले एनालिडा के मेंबर्स में मिला। नंबर 14 क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। आपको मैच करना है, कैसे? नंबर फर्स्ट इज ऑपरक्यूलम। आपको पता है ऑपरक्यूलम क्या होता है? गिल स्लिट्स को कवर करने वाला कवर होता है। किसमें मिलेगा? ऑस्ट्रिक्थीज में मिलेगा, ठीक है। पैरापोडिया कहां मिलते हैं? पैरापोडिया मिलते हैं नेरिस के अंदर। नेरिस किसका मेंबर है? एनालिडा का मेंबर है नेरिस। स्केल्स, स्केल्स कहां मिलते हैं? स्केल आपको मिलेंगे रेप्टाइल्स के अंदर, बिल्कुल। कॉम्प्लेट्स, कॉम्प्लेट्स किसका मेंबर्स में मिलेंगे? टीनोफोरा के मेंबर्स में मिलती है कॉम्प्लेट्स। रेड्यूला, रेड्यूला कहां मिलेगी? रेड्यूला मिलेगी मॉलस्का के मेंबर के अंदर, तो सेकंड। हेयर्स, हेयर्स किसका कैरेक्टरिस्टिक है? मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक है ना। मैमल्स कहां गया? मैमेलिया, ये रहा। कोएनोसाइट्स यानी कॉलर सेल्स, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है? पॉरीफेरा यानी स्पॉन्जेस का होता है। एंड देन गिल स्लिट्स आर साइक्लोस्टोमेट्स और कॉन्ड्रिक्थीज, इनमें गिल स्लिट्स मिलती हैं और विदाउट ऑपरक्यूलम और होता है, इनमें ऑपरक्यूलम एब्सेंट होते हैं। तो ये है मैच ऑफ द फॉलोइंग। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ सम एनिमल्स दैट आर फाउंड पैरासाइट इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि कुछ ऐसे पैरासाइट्स के बारे में बात कीजिए जो ह्यूमन के अंदर पैरासाइट होते हैं, ठीक है ना। नंबर फर्स्ट, टीनिया, टेप वर्म जो होती है वो ह्यूमन के इंटेस्टाइन में मिलती है। एस्केरिस, जिससे एस्केरियासिस डिजीज पैदा होती है। एंसाइलोस्टोमा जो एनस के अंदर मिलती है, ठीक है ना। जाती तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल से है, लेकिन एनल पार्ट के अंदर जाकर के वो पैरासाइट के फॉर्म में रहती है। एंटेरेबिस जिसको पिनवर्म बोलते हैं, और वाउचेरेरिया जिसको फाइलेरियल वर्म बोलते हैं। इसी से एलिफेंशियासिस या फाइलेरियासिस नाम की डिजीज होती है जो बहुत ही भयंकर होती है। यहां हमने हमने चैप्टर नंबर 4 की एनसीईआरटी एक्सरसाइज कंप्लीट की, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।